हेलो स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के अगले भाग जो पार्ट 2 है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और पिछले भाग में मैंने जो पढ़ाया था उसके वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अगले भाग को मैं पढ़ा रहा हूं तो आधा हिस्सा मैंने कल पिछले वाले में मैंने पढ़ा दिया था और इस वाले में मैं इसके आगे का भाग को पढ़ाने जा रहा हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है, यदि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो आप लोग इसे जरूर शेयर करें और लाइक करें। तो आइए हम बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व या अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो चुनाव प्रणाली है वो दो प्रकार की है, एक साधारण बहुमत प्रणाली और दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व या अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। तो यहाँ पर देखा समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है। समानुपातिक का मतलब आता है समान अनुपात में जिसकी जितने हिस्सेदारी बनती है। जनता में जो बहुमत होता है उस बहुमत के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनेगी उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व का मतलब होता है हिस्सेदारी देना। ठीक है, यानी कि जितना जिसका अनुपात होगा उस अनुपात में उन दलों को हिस्सेदारी देना समानुपातिक प्रतिनिधित्व या अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली कहलाता है। यह प्रणाली जो है अनेक प्रकार की होती है और बहुत सारे देशों में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे इजराइल, अर्जेंटीना, पुर्तगाल और नीदरलैंड में इसके जो बहुत सारे जो भाग हैं इन भागों का उपयोग किया जाता है, लेकिन ओवरऑल ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। अब सबसे पहला क्या है, एकल चुनाव क्षेत्र प्रणाली। इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। सूची प्रणाली या अनेक पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में जो बांट दिया जाता है वो वाली प्रणाली का कहीं कहीं उपयोग होता है। और दूसरा है नेक्स्ट है ये संचित मत प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इन सभी मत प्रणालियों का उपयोग होता है। भारत में भी जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद आदि के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है उन सभी में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का भारत में भी उपयोग होता है। लेकिन जो आम चुनाव होते हैं, ठीक है, और जो राज्यों के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में नगर निगम, नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज का जो चुनाव होता है उसमें साधारण बहुमत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा एकल चुनाव क्षेत्र प्रणाली क्या होता है, सूची प्रणाली या अनेक पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली क्या होता है, संचित मत प्रणाली क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे करके और पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है भाग 1 में, और आप लोग उसको जरूर देखें। ठीक है, फिर आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा चैप्टर। परीक्षा के दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसको एक बार जरूर देखें और समझें और तैयार करके ही पेपर में बैठें। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एकल चुनाव क्षेत्र प्रणाली क्या होता है। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोट के अनुपात में उनको सीटें दे दी जाती है, जो एकल चुनाव क्षेत्र प्रणाली होते हैं। और एकल क्षेत्र प्रणाली का उपयोग कहां होता है, इजराइल और नीदरलैंड में। तो इसमें होता क्या है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान करके और पूरे देश में वोटिंग करा दी जाती है। जब पूरे देश में वोटिंग होगा तो मान लीजिएगा पार्टी ए
को 40% वोट मिले, पार्टी बी को 25% वोट मिले, पार्टी सी को 15% वोट मिले, पार्टी डी को 12% वोट मिले और पार्टी ई को 8% वोट मिले। तो इसी वोट अनुपात के हिसाब से कुल सीटों का, मान लीजिए कि 500 कुल सीटें हैं, तो उस 500 सीटों का 40% सीट ए को दे दी जाएगी। 500 का 40%, 500 गुने 40/100, 200 सीट ए को मिलेगी। इसी पद्धति से बी को भी सीटें दे दी जाएंगी, इसी पद्धति से सी को भी सीटें दे दी जाएंगी, इसी पद्धति से डी को भी सीटें दे दी जाएंगी और इसी पद्धति से ई को भी सीटें दे दी जाएंगी। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एकल चुनाव क्षेत्र प्रणाली में पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र में अलग अलग चुनाव नहीं करा जाता, इकट्ठे पूरे देश का चुनाव करा लिया जाता है और उसमें किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले हैं, उस मत के हिसाब से सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है। उसे ही कहते हैं एकल चुनाव क्षेत्र प्रणाली और इसका उपयोग होता है इजराइल और नीदरलैंड में। ये आपको 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं सूची प्रणाली या अनेक निर्वाचन क्षेत्र। अब इस पद्धति में क्या होता है कि पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। और जैसे अर्जेंटीना और पुर्तगाल, ये 2 देश हैं, उसमें अलग अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट करके और चुनाव करवाए जाते हैं। तो वहां पर देखने को मिलता है कि जहां पूरे देश का बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, अब प्रत्येक पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है। ठीक है, प्रत्येक पार्टी क्या करती है, अपने उम्मीदवारों की सूची जो है जारी कर देती है। जैसे मान लीजिए कि पूरे देश में 500 सीट है, तो ए पार्टी भी 500 लोगों को अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, बी पार्टी भी 500 के खड़ा करेगी, सी पार्टी भी 500 लोगों की अपनी एक सूची बनाएगी, या जितने उसके पास उम्मीदवार अवेलेबल होंगे उतने लोगों को खड़ा कर देगी। या उसको पता है कि मैं 200 सीट जीतूंगा, तो 200 के आसपास या 250 के आसपास ही उम्मीदवारों की एक सूची बना लेगी। उनकी एक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, प्रायोरिटी ये होता है, प्राथमिकता दी जाती है कि 1 नंबर जो है ये फलाना आदमी 1 नंबर है, 2 नंबर पे फलाना आदमी है, 3 नंबर पे फलाना आदमी है, इस तरह से करके उनके सबके 1 नंबर दे दिया जाता है। और मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति के मान लीजिए कि 10 सीट मिलती है, किसी पार्टी के 10 सीट मिलती है, तो शुरू के जो 10 लोग होंगे उसके चुने जाएंगे। अगर 15 आते हैं तो शुरू के 15 फिर चुने जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 20 सीट आता है तो शुरू के जो 20 लोग होंगे उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी, बाकी जो लोग होंगे वो अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि ये जो सूची बनती है वो प्राथमिकता के आधार पर बनती है। अब क्या होता है इसमें कि अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। एक चीज ध्यान कर लेना कि मतदाता किसको वोट देते हैं, पार्टी को वोट देता है, किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देता है। जबकि भारत में जो चुनाव आम चुनाव होता है उसमें क्या लोग सामने वाले को देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ऐसे लोग देखते हैं, या कोई किसी का रिश्तेदार है, भाई है, दोस्त है, इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, पार्टी को वोट नहीं देते हैं। कुछ प्रतिशत वोट जो पार्टी के नाम से जाते हैं, नहीं तो अधिकांश जो वोट है वो उम्मीदवार का चेहरा देखकर ही लोग वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो।
लेकिन इस वाले पद्धति जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व होता है, इसमें लोग पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, और उनके जो मत प्रतिशत जो आते हैं, फिर उस मत प्रतिशत के हिसाब से उनकी सीटें अलॉट कर दी जाती है। और जब सीटें अलॉट हो जाती हैं तब देखा जाता है कि किस पार्टी को कितने सीट मिली है। तो मैंने समझाया कि सूची प्रणाली या अनेक पृथक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं या एकल संकीर्ण चुनाव क्षेत्र होते हैं, किसी भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के जो प्रकार हैं, इन किसी भी प्रकार में लोग जो वोट देते हैं वो पार्टी को वोट देते हैं, उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं संचित मत प्रणाली क्या होता है। संचित मत प्रणाली, इस प्रणाली में मतदाता के उतने ही मत होते हैं जितने उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। 4 उम्मीदवार अगर चयन किए जाने हैं तो उसके पास 4 मत होंगे। 5 उम्मीदवार चयन किया जाना तो उसका 5 मत होंगे, ठीक है। और वह अपने पसंद के उम्मीदवारों में बांट सकता है। प्रायोरिटी वहां पर भी होती है। जैसे मान लीजिए कि ए, बी, सी, डी 4 आदमी चुने जाने हैं, तो वो अपने मत को प्रायोरिटी के अनुसार 1 नंबर में इसको चुनता है, 3 नंबर में इसको चुनता है, 2 नंबर में इसको चुनता है और 4 नंबर में इसको चुनता है। यानी कि उसने अपने प्रायोरिटी के हिसाब से अपने मत दे दिए। 1 नंबर में उसने किसको चुना, इनको, 2 नंबर में किसको, सी को, 3 नंबर में किसको चुना, बी को, 4 नंबर में किसको चुना, डी को, ठीक है। उतने उसके मत मिल गए और उन अपने चारों मतों को चारों लोगों में प्रायोरिटी के हिसाब से बांट देगा, ठीक है। और इसके आधार पर फिर मतों की गणना की जाती है। अब हम बात करते हैं अगला, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है। तो इसका प्रयोग माल्टा और उत्तरी आयरलैंड में किया जाता है। भारत में इस प्रणाली का उपयोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषद के जो सदस्यों का चुनाव होता है, इस विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी जो चयन की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, वे सभी चुनाव जो हैं भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ही, उसकी ही देख रेख में, उसके ही संरक्षण में किया जाता है। तो ये जितने भी पद्धति है, प्रणाली है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग होता है, कैसे होता है। तो भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग राज्यसभा के चुनाव में होता है। इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। भारत में जो पद्धति अपनाई जाती है वह है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका ही उपयोग भारत में होता है, राज्यसभा के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में, ठीक है। अब हम बात करते हैं चुनाव में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। बहुत सारे आपने देखा होगा कि निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाता है। लिंग के आधार पर स्त्रियों को, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, उनके लिए सीटें जो है वो आरक्षित कर दी जाती है। और जाति के आधार पर SC ST के लिए भी सीटें आरक्षित कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है कि ये सीट पर उसी जाति का या इसी लिंग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो यह भारतीय चुनाव प्रणाली में वह व्यवस्था दी गई है जिसमें समाज के जो दलित, उत्पीड़ित समूह हैं और छोटे छोटे जो अहित समूह हैं, जिनका अहित हुआ है, ऐसे समूह जिन्हें कभी चुनाव में या चुनावी जो लोकतंत्र है उसमें उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व जो है आज तक नहीं मिला है, ठीक है। उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र जो है आरक्षित करके उनका उचित और न्यायपूर्ण जो है प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके, ऐसा किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है?
तो उनको सामाजिक न्याय देने के लिए, यह व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए दिया गया है, ताकि समाज में सभी को उचित और न्याय मिल सके। क्योंकि कुछ ऐसे वंचित और शोषित समाज है अभी जिनको आज तक उनको न्याय नहीं मिला है और या उनको हमेशा दबा के रखा गया है। ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि उनको सीटों का आरक्षण दे करके और उन्हें लोकसभा, ये राज्यसभा या उनको राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उसमें उनको पहुंचाया जा सके, वो अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होता है जिनके लिए वह सीट आरक्षित किया जाता है। आगे है पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है, आइए जानते इस बात को। तो यह वह व्यवस्था है जिसमें किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, जिस समुदाय से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसी समुदाय के लोग उसमें वोट डालेंगे। इस व्यवस्था को, पृथक निर्वाचन मंडल को ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था, परंतु संविधान निर्माण के समय जो हमारे संविधान निर्माता थे, हमारे संविधान निर्माताओं को इस व्यवस्था पर शंका था कि ये जो व्यवस्था है आगे चल करके सामाजिक विद्वेष पैदा करेगा, लोगों में जो आपसी भाईचारा है उसको खत्म कर देगा। इसलिए उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा और इसलिए आरक्षित निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था था उसको हटा दिया गया, संविधान में इसको रखा ही नहीं गया। आपने पढ़ा होगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए मतलब कि आंदोलन भी किया था, पूना पैक्ट के नाम से है, जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था जेल में रहते हुए, और उन्होंने इसके लिए एक दोनों के बीच में समझौता हुआ था जिसको पूना पैक्ट के नाम से कहा जाता है। तो इस पर वो बाबा साहब मान गए थे और उनके लिए फिर एक अलग से व्यवस्था की गई जिसे आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था की गई, यानी कि जो शोषित वर्ग और वंचित जो जातियां हैं या जो समाज के जो वर्ग हैं उनको न्याय देने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को हटा करके आरक्षण की व्यवस्था की गई न्याय देने के लिए। अब हम देखते हैं भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता का कारण क्या है, यानी कि भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है की व्यवस्था क्यों की गई है, इसका क्या कारण है। पहला कारण है, आइए जानते हैं, अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती है कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें या अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें, लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर उनका एक अच्छा खासा समूह है। ठीक है, यह समूह के रूप में वो दिखाई देते हैं, लेकिन विशेष निर्वाचन क्षेत्र में देखा जाए तो उनकी संख्या बहुत कम होती है और उस कमी के आधार पर वे अपने प्रत्याशियों को जीत नहीं दिला सकते हैं। इसलिए कुछ उनकी जो पूरे देश में जो उनका मत प्रतिशत है, उस मत प्रतिशत के आधार पर उन पूरे देश की जो सीटें होती हैं उन सीटों में से उनका जो हिस्सा है, ठीक है, उसको उनको उनके लिए आरक्षित कर दी जाती है। अब हम देखते हैं कि उन्हें, दूसरा पॉइंट है, उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो जरूरी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ा करके 2010 तक कर दिया गया है। आरक्षण की इस अवधि को खत्म होने पर इसे संसद से इसे और आगे बढ़ाने के निर्णय ले सकती है, तो शायद मुझे लगता है कि 2020 में इसे बढ़ा दिया गया है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इन समूहों का जो अनुपात है उसी आधार पर उनकी सीटें आरक्षित की गई है। आज लोकसभा की 543 निर्वाचन सीटों में 79 79 अनुसूचित जाति और 41 जो है
41 अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। अब हम बात करते हैं आगे, परिसीमन आयोग क्या होता है और यह क्या कार्य करता है। परिसीमन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल उसी जैसा कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, भारतीय चुनाव आयोग है। तो यह संगठन जो है, संस्था जो है परिसीमन आयोग, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है और यह चुनाव आयोग के द्वारा उसके साथ मिलकर के और काम करता है, परिसीमन का काम करता है। परिसीमन क्या होता है, आपने देखा होगा, मान लीजिए कि ये 2 निर्वाचन क्षेत्र है, तो इस 2 निर्वाचन क्षेत्र का अगर परिसीमन होना है तो इसकी सीमा निर्धारित की जाती है। परिसीमन में क्या किया जाता है, इसका सीमा निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें ए और बी, इसमें 4 वार्ड हैं और ये विधानसभा सीट है, इसमें 5 वार्ड हैं। तो परिसीमन में क्या होता है कि जैसे इसमें का 1 वार्ड का कुछ हिस्सा काट करके इसमें डाल दिया गया और इधर का एक वार्ड के कुछ हिस्से को इसमें काट के मिला दिया गया और इसको इसमें मिला दिया गया। तो जब ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, यानी कि नया सीमा का जब निर्धारण किया जाता है कि इसके कुछ हिस्से इसमें मिला दिए गए, इसका कुछ हिस्सा इसमें मिला दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं परिसीमन। हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें नए क्षेत्र जुड़ जाते हैं या कुछ क्षेत्र अपने क्षेत्र को काट करके दूसरे में जोड़ दिया जाता है, उसे ही परिसीमन कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है, जिसका निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है और आइए इस बात को हम जानते हैं कि वो 2 बातें कौन है जिसमें मतलब कि परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। पहला है कि आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वह निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैसला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव जो समरूप जो बिखराव है, यानी कि एक जैसा जो बिखराव है, वह कभी भी परिसीमन का काम में आता है। तो ऐसा इसलिए है कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव जो समरूप है, समान जो बिखराव है, ठीक है, समान रूप से जो फैले हुए हैं, जब कभी भी परिसीमन का काम होता है तो इस तरह की चीजों को देखा जाता है। आगे हम बात करते हैं परिसीमन आयोग का काम क्या है, क्या काम करता है। तो परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या को की जो संरचना है उस जनसंख्या की संरचना को देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित करता है। परिसीमन के दौरान वह निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर सीमा को बढ़ा दिया गया, यहाँ पे सीमा को बढ़ा दिया गया, तो कई बार एक सीमा को काटकर दूसरे में डाल दिया जाता है, दूसरा का काटकर किसमें डाल दिया जाता है, ठीक है, या कई बार नहीं भी डाला जाता है। तो इस तरीके से क्या कार्य करता है परिसीमन आयोग। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का जो चिन्हित किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएगी, कौन सा क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी और कौन सा क्षेत्र है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाएंगी, इसका भी निर्धारण जो है परिसीमन आयोग करता है। अब हम आगे बात करते हैं महिला आरक्षण। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के लिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं लोकसभा में और राज्यसभा में आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि महिला आरक्षण क्या होता है और इसको हमारे देश में किस तरह से लागू किया गया है।
तो सभी पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात करते हैं, परंतु भारत में पुरुष वर्ग अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि उनको 33% या 1/3 जो है उनको आरक्षण दिया जाए। वे अपनी राजनीतिक पकड़ को ढीला करने में हिचकिचाते हैं। वे कहते हैं कि महिलाओं में चुनाव में जीत दिलाने की क्षमता कम है। ऐसी धारणा निराधार है। महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए उन्हें शिक्षा एवं राजनीति में आरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, हम जो भी हमें आरक्षण मिलता है या जो भी अधिकार मिलता है वह व्यक्तिगत विकास के लिए होता है। व्यक्तिगत विकास जब तक नहीं होगा, जब तक हमें कोई सहायता या इस तरीके के जो आरक्षण या अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक व्यक्तिगत विकास नहीं होता है। और व्यक्तिगत जैसे शिक्षा, राजनीति में जो भागीदारी है, जितना बढ़ेगी उतना ही हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे महिलाएं को सशक्त बनाया जा सके, उनका सशक्तिकरण किया जाए या उनके सशक्तिकरण को बल दिया जाए। ठीक है, और वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अपना विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, देश के विकास में भागीदार बन सके। इसलिए यह महिला आरक्षण की व्यवस्था की बात हो रही है। वैसे सरकार ने जो लोकल बॉडी हैं, जिनको हम चुनाव, पंचायती चुनाव कहते हैं, नगर पालिका, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन जो लोकसभा है, राज्यसभा है या अन्य जो चुनाव हैं, जो बड़े चुनाव हैं, उन चुनाव में महिलाओं को आरक्षण अभी भी नहीं मिला है और उन्हें वो इसके लिए संघर्ष कर रही हैं। सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सदन के सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वो लाभ का पद जो है वो धारण करता है, कोई लाभ का पद पे वो बना हो, उसके बाद भी वो सदन में जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मानसिक संतुलन ठीक ना हो, अगर किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक ना हो तब भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किसी कानून के अंतर्गत इसको भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जो हमारी जो दंड प्रणाली है, उस दंड प्रणाली में अगर किसी कारण वो अयोग्य घोषित किया है, सजा पा चुका है, 2 साल से अधिक का सजा है, तब भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। भारतीय चुनाव आयोग, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हम जब चुनाव की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और यह जो चुनाव आयोग है भारत में स्वच्छ और संतुलित चुनाव करवाता है। यह सबको विश्वास में लेकर के चुनाव कराता है और चुनाव बिल्कुल सही तरीके से हो, ये इसका निर्धारण करता है और एक प्रकार से वह इसका सुनिश्चित करता है कि चुनाव जो है बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हो। आइए हम बात करते हैं चुनाव क्या होता है, चुनाव आयोग क्या है। यह चुनाव आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है और यह संवैधानिक संस्था के रूप में काम करता है। संविधान द्वारा यह मान्यता प्राप्त है और जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर कार्य करता है। चुनाव आयोग एक बहु सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता है, एक मल्टीपल मेंबर्स के सिस्टम के रूप में काम करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में जो है भारत में इसकी एक बहुत ही महत्व है, क्योंकि भारत में जितने भी चुनाव होते हैं सभी के सभी चुनाव जो है चुनाव आयोग ही करवाता है। अब हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग का क्या काम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो पार्टियों को मान्यता देता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको मान्यता देता है। दूसरा, देश तथा राज्यों में चुनाव को करवाना, चुनाव की जो तिथि होती है उस तिथि की घोषणा करना एवं विजयी जो उम्मीदवार हैं उन विजयी उम्मीदवारों को मान्यता देता है, उनको सर्टिफिकेट देता है। और चुनाव के दौरान जो चुनाव आचार जो संहिता होता है उसको लागू करवाता है। यदि कोई पार्टी या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का दुरुपयोग करता है या उसका उल्लंघन करता है
तो उसे दंडित भी करता है या उस पर जुर्माना लगा सकता है। इसके बाद हम आगे जानते हैं चुनाव आयोग और क्या कार्य करता है। चुनाव आयोग और क्या कार्य करता है, आइए हम जानते हैं इस विषय पर। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना यह भी चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती है। और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये जो हम देखते हैं हाथ छाप, कमल छाप, झाड़ू छाप, ये सब क्या है, ये चुनाव चिन्ह है। और ये चुनाव चिन्ह जो है चुनाव आयोग ही राजनीतिक पार्टियों को देता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों को यह वीडियो, मेरी क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।